आज की क्लास में हम एक बार एशिया दोहराएंगे और उसके बाद फिर हम एशिया का जो सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉलिटिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। एशिया बनाने के लिए आप लोग बहुत सारे एक्सपर्ट ने बना के भेजा, मुझे इमेज बना के भेजा, त्यागी जी ने भेजा और भी कई बच्चों ने एशिया बना के भेजा। लेकिन जिनसे एशिया नहीं बन रहा है ना, उनको भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड बनाएंगे हम तो उस समय एशिया इजी पड़ेगा। कल की क्लास में हमने देखा था कि हम शुरुआत कहां से करते हैं एशिया बनाने में। ये जो पेनिनसुला है यहां से स्टार्ट करते हैं, अरेबियन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ पर्सिया, हरमुज स्ट्रेट, गुजरात, इन साउथ इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, एंड देन इंडो चाइना, एंड इंडो चाइना के बाद ये चाइना, और चाइना के बाद ये कोरिया, एंड कोरिया के बाद वाला पोर्शन था ये कमचटका पेनिनसुला, एंड देन बेरिंग स्ट्रेट, एंड बेरिंग स्ट्रेट के बाद हम कटे फटे कोस्ट के रूप में यहाँ तक आ गए थे। और उसके बाद हमने इस सेक्शन से इधर जॉर्डन के तरफ, इजराइल के तरफ गया, फिर लेबनान, गाजा पट्टी, एंड सीरिया के बाद टर्की, एंड टर्की के बाद काला सागर का वो काकेसस माउंटेन, और ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कैस्पियन सी, यूराल नदी एंड यूराल सागर। ये था एशिया और बनाना बहुत आसान था। हम एशिया बनाते समय आप एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको कोई जहां से कहेगा दाएं बाएं वहां से स्टार्ट कर लेना। अभी शुरुआत में मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि अरेबियन पेनिनसुला से स्टार्ट करो, लेकिन जब एक बार आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना बनाने का, जैसे मुझे कोई कहे तो मैं जो इंडिया का पार्ट है, इंडिया बनाते बनाते उसी के साथ कनेक्ट करके हम पूरा वर्ल्ड बना दे, ठीक है। बीच में मैं इंडिया बना दूं यहाँ पे, और इंडिया से मैं एशिया बना सकता हूं, क्योंकि मुझे अभ्यास हो गया पूरा। किस चीज का अभ्यास? नक्शा याद नहीं किया मैंने, अभ्यास मुझे हो गया मैपिंग का, कि चलो इंडिया यहां से बनाया तो ये पोर्शन जो है हमारा, ये कराची है, ये ग्वादर पोर्ट है, और ये चाबहार है, ये हारमुज स्ट्रेट है, ये गल्फ ऑफ पर्सिया है, और ये अरेबियन पेनिनसुला है, और ये जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, गाजा पट्टी वाला पार्ट है। तो हम इस तरीके से दिमाग में रखते हैं, टर्की है, ये वो काला सागर, ये काकेसस, और ये कैस्पियन सी वाला पार्ट है, ठीक है। ये कैस्पियन सी वाला पार्ट है, और ऊपर जो है यूरोप का अदर पार्ट है। तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि आगे ऐसे आया, और ये पूरा का पूरा साइबेरिया वाला पार्ट है, और ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये कमचटका पेनिनसुला है, और ये फिर कोरिया पेनिनसुला है, ये चाइना है, और ये इंडो चाइना है, और ये मलेशिया वियतनाम वाला सेक्शन है। हमको आप जिधर से कहेंगे उधर से बना के हम आ जाएंगे वहां पे। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? एक एक पॉइंट को दिमाग में रखने के कारण। और एक बार पॉइंट दिमाग में आता है तो ये देखो, ये सिंगापुर है, ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये ब्रूनी और ब्रुनोई है, ठीक है। एक इंडोनेशिया का है और एक स्वतंत्र देश है, तो उसका अपना तानाशाह सोना का विमान लेके घूमता है। और ये फिर बाली है, सुंडा है इधर, और इधर ये फिर फिलीपींस का वो मनीला बनीला जो मनीला है वो इधर है, और यहीं पे ये जापान वाला पोर्शन है, थोड़ा जापान बना दो। तो आज हम क्या करने वाले हैं? कल की क्लास में हमने कहा था कि ये रीजन को आप एटलस से अच्छे से देखना कि ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है, यहाँ कौन सा देश है, ठीक है, यहाँ कौन सा देश है, और ये कौन है। सारे देश को हमने बताया था। फिर बताया था कि इसको देख लेना, ये जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इजराइल, लेबनान, गाजा पट्टी, सीरिया, ठीक है, फिलिस्तीन, जो देश को देखना, ये टर्की, और जो यहाँ पे जो जो देश देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा था ईरान, इराक, सीरिया, जो संवेदनशील है उसका लोकेशन देख लो। ये रीजन हमने कल कर लिया था प्रैक्टिस। कहां पे बोल रहा है छोटा बच्चा? ये रहा। और कल की जो क्लास है, कल की जो क्लास है उसमें हमने ये रीजन देख लिया था। फिर हमने यहाँ जो इंडिया वाला पोर्शन है, इंडिया वाले पोर्शन में हमने देख लिया था कि जो अपना भारत पाकिस्तान वाला रीजन है, जल्दी जल्दी हम खींच देते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, हमने देखा था, ये नेपाल हो गया, हमने देखा था, ये भूटान हो गया, हमने ये देख लिया था, ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया। तो कुल मिला के यहाँ के जो रीजन्स थे, देश थे, उसको भी देख लिया था हमने कि ये दक्षिण एशिया था, ये था साउथ एशिया, ये वेस्ट एशिया ऐसे कहलाता है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो हम इसको एक अलग नाम से जानते हैं,
हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहते हैं मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट कहते हैं। फिर हमने ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वाला रीजन और थाईलैंड वाला रीजन देखा था, मलेशिया, यानी 10 देश देखे थे। यहाँ पे 10 कंट्रीज ऑफ आसियान देखा था हमने, आसियान 10 कंट्रीज देखा था। तो कुल मिलाकर के 3 चीज को आपको ठीक से रिवाइज करना है। यदि किसी बच्चे को ये तीनों चीज नहीं आया है अभी तक, इनमें क्या याद रखना है, लोकेशन ऑफ द कंट्री एंड रिलेटेड इवेंट्स, रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है एशिया में। आज जो क्लास है, आज की क्लास मेरा फोकस है सेंट्रल एशिया पे, जिसको आप मध्य एशिया कहते हैं। आज की पूरी क्लास सेंट्रल एशिया पे फोकस्ड है। कहीं कोई किताब पढ़ेंगे, कहीं कोई चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा मध्य एशिया से आया था, बाबर मध्य एशिया से आया था। भाई मध्य एशिया कहां है? सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती? ठीक है, मंगोलों का साम्राज्य मध्य एशिया में फैला था। तो मध्य एशिया में कौन सी कंट्रीज आती है उसको समझाना आज मेरा टारगेट है मेरे लिए। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया पढ़ाऊंगा और नॉर्थ एशिया पढ़ाऊंगा, ईस्ट एशिया पढ़ाऊंगा और एशिया फिनिश हो जाएगा। सेंट्रल एशिया में सारे तान आते हैं। कौन कौन सा तान आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली कजाकिस्तान, नाम सुना होगा आपने। दूसरा उज्बेकिस्तान, सुना होगा आपने, उज्बेकिस्तान। और एक और तान सुना होगा आपने, तुर्कमेनिस्तान। सुनते जाइए आप, कितने तान हैं देख लीजिए आप, और इसका आप लोकेशन और इससे जुड़ी घटनाएं बताएंगे। ये सब सेंट्रल एशिया का पार्ट है। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। आपने कजाकिस्तान सुन लिया, एक किर्गिजिस्तान या खिरगिज, कहीं खिरगिज लिखा होता है तो हम खिरगिज ही लिखते हैं, किर्गिजिस्तान, किर्गिजिस्तान। कहीं किर्गिज लिखा होता है तो का और खा में ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, किर्गिजिस्तान, ठीक है। और अगला पॉइंट है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, और एक है तजकिस्तान। एक बच्चा कुछ पूछना चाहता है, पहले उसको सुन लेते हैं। जी बताइए सैफ अली जी, सैफ अली आदिल, बताइए कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं सैफ अली, जल्दी बताइए। चलिए, हो सकता है गलती से उनका ये हैंड बटन पुश हो गया होगा। तो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, कितने तान हैं देख लीजिए, एक अफगानिस्तान हो गए। आज हमारा मेन फोकस इन्हीं देशों पे है। जो कुछ पूछना चाहते हैं, जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हैंड रेज ना करें, मुझे लगता है फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं। एक एक्स्ट्रा जो फालतू आदमी है यहाँ पे, पाकिस्तान भी है एक, लेकिन ये इस ग्रुप का नहीं है, ठीक है। ये साउथ एशिया का पार्ट है, इसलिए इस तान को हटा के बाकी सारे तान पढ़ते हैं। अब इनमें से इनका लोकेशन पहले मैं दिखला दूं रियल में, कहां पे है ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके लिए बस 1 सेकंड का टाइम चाहिए मुझे, इससे भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमको 2D मैप चाहिए, बस 1 सेकंड लेंगे हम। 2D मैप नोट 5 पे अवेलेबल हो पाता है। देखिए, क्यों इसको मध्य एशिया कहते हैं ये दिखाने की कोशिश है मेरी। यहां पे अभी जो आपको दिख रहा है मानचित्र में, जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मैं पूरा एशिया का ग्लोबल इमेज दिखा रहा हूं, सैटेलाइट इमेज ऑफ द एशिया दिखा रहा हूं। और इस सैटेलाइट इमेज ऑफ द एशिया में बहुत जरूरी है कि आप इसको ध्यान से देखें कि कौन कौन कैसे आता है, कहां से कहां तक आता है, सैटेलाइट इमेज ऑफ एशिया। और ध्यान से देखिएगा तो आपको याद भी रहेगा, देखा हुआ चीज माइंड में रहता है। हम लोग अभी जो एशिया का मैप बनाते हैं ये ऐसे ही बनाते हैं, ये हार्मुज स्ट्रेट बनाते हैं, ये गल्फ ऑफ पर्सिया बनाते हैं, और फिर ये इंडिया तक आते हैं। और इंडिया वाला पोर्शन बनाने के बाद, श्रीलंका इंडिया वाला पोर्शन बनाने के बाद हम यहाँ आते हैं जो वही मलेशिया वाला पार्ट बनाने, और फिर ये इंडो चाइना बनाते हैं,
और इंडो चाइना के बाद ये पेट निकला हुआ पार्ट है, फिर ये सूड निकला हुआ पार्ट है, और फिर ये कमचटका पेनिनसुला बनाते हैं, और फिर ये बेरिंग स्ट्रेट बनाते हैं। ये गोल मैप इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अर्थ का 3D है, ये 3D मैप है, इसलिए थोड़ा ये ज्यादा उधर निकला हुआ दिख रहा है आपको। एक्चुअल में जो मैप होता है इसमें वो उतना नुकीला नहीं होता, थोड़ा ये कंसाइज हो जाता है। तो सेम प्रोसेस है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सखालिन द्वीप नाम का एक द्वीप है, और ये जापान है। जापान और सखालिन द्वीप एक दूसरे से सटा हुआ है। सखालिन को लेके रसिया और जापान में नहीं बनता है। नीचे जो ये देख रहे हैं ये सुमात्रा है, सुमात्रा के बाद ये जावा है, और जावा के बाद ये बाली और बाकी दूसरे देश छोटे छोटे द्वीप हैं, और ये ब्रोनी और ब्रुनोई वाला आइलैंड है, ब्रोनी और ब्रुनोई वाला आइलैंड है। और बाकी ये सारे आइलैंड जो हैं ये फिलीपींस के मनीला मनीला है, फिलीपींस वाले आइलैंड है। ठीक है, ये है आपका अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार है, जो सुमात्रा से काफी नजदीक दिखता है, वो अंडमान निकोबार है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये अंडमान निकोबार है। आपको मैपिंग की पूरी समझ बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए ये सब क्या है, फिर ये रीजन क्या है? ये रीजन ओशिनिया के पार्ट में शामिल होता है। इसका कुछ रीजन एशिया में आता है, कुछ ओशिनिया में आता है, और ये ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ एक छोटा सा आइलैंड है, जो मेलानेशिया मॉलिनेशिया है वहां से सटा हुआ है, जिसमें तिमोर द्वीप नाम सुनेंगे आप। अभी हम वहां भी जाएंगे, जब ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया पढ़ाएंगे तब जाएंगे। इस तरफ आप देखो तो ये रीजन आगे बढ़ के ये टर्की वाला पेनिनसुला बनाता है, ये ब्लैक सी बनाता है, और यहाँ से एक माउंटेन आता है, और यहाँ पे ये वाला झील जो मैं बार बार बनाता हूं, यही झील। तो इस झील के पास का जो ये रीजन है दैट इज कॉल्ड मध्य एशिया। आप गौर से देखोगे तो बिल्कुल ये एशिया के सेंट्रल में दिखेगा आपको। ये एशिया के ना तो उत्तर में है पूरी तरह, ना दक्षिण में है पूरी तरह, ना पूरब में है पूरी तरह से, ना पश्चिम में है पूरी तरह से। तो ये कहां है? यही है मध्य एशिया। इसी को हम मध्य एशिया कहते हैं, सेंट्रल एशिया कहते हैं। और मध्य एशिया ये झील से शुरू होता है, कैस्पियन सागर के पास से शुरू होता है। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, टेथिस सागर का बचा हुआ अवशेष है। तो कैस्पियन सागर से शुरू होता है ये मध्य एशिया, और इधर चीन तक चला जाता है, चीन के मंगोलिया तक फैला हुआ है। मंगोलिया को नहीं शामिल करते हम मध्य एशिया में। मंगोलिया के बाद वाला जो रीजन है उस रीजन को हम मध्य एशिया में शामिल करते हैं। और इसी रीजन में सारे तान हैं। कौन कौन सा तान? तो अभी हमने जस्ट बताया था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजिकिस्तान और अफगानिस्तान। अब इसका लोकेशन सीखना है आपने। ठीक है, आपको अपने मैप में यहां पे सेट करके बना के सीखना है कि कहां पे है ये मध्य एशिया वाला रीजन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मध्य एशिया का रीजन है। और बाबर आया था मध्य एशिया से, या फिर कई जगह मध्य एशिया टर्म पढ़ते हैं हम लोग, और वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रल एशिया में कौन देश आते हैं। तो सेंट्रल एशिया में भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेंट्रल एशिया के देश रणनीतिक रूप से चाइना को संतुलित करने के लिए इंडिया ने भी बहुत फोकस किया है सेंट्रल एशिया के देशों पे, जो उधर मंगोलिया तक आता है और इधर कजाकिस्तान तक आता है। मंगोलिया से कजाकिस्तान तक मध्य एशिया के देश आते हैं। अब मध्य एशिया के देशों को बनाने के लिए मैं सबसे पहले वो जो अपना ये झील है कैस्पियन सागर, इस कैस्पियन सागर झील को सबसे पहले पढ़ाना चाहता हूं कि इस कैस्पियन सागर झील से कौन कौन सा मतलब देश सटा हुआ है, उसको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो, एक मिनट। कैस्पियन सागर झील से कभी कभी यूपीएससी क्या करती है, ये क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, झीलों से क्वेश्चन पूछती है कि कौन से झील को कौन कौन देश। जैसे यदि ये वाला झील देखें, झील नहीं है ये तो सी है, इसका नाम है ब्लैक सी, काला सागर। काला सागर जो है ओपन है, क्यों? ये कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन के साथ, इसीलिए इसको काला सागर को एक तरीके से सी में काउंट किया जाता है, झील में नहीं। लेकिन ब्लैक ये झील है जिसको आप कैस्पियन सागर कहते हो, ये कनेक्टेड नहीं है किसी दूसरे सागर से, तो क्लोज्ड है, एक तरीके से बंद है, इसीलिए इसको झील कहते हैं।
एक झील और भी यहां पे हुआ करता था पहले, ये रहा, अब ये झील नहीं रहा। इसका क्या नाम है? ये कैस्पियन सागर है और उसका नाम अरल झील है। कभी वो अरल सागर हुआ करता था और ये कैस्पियन सागर था, ठीक है ये, और ये था अरल सागर, अरल सी। तो सबसे पहले हम कैस्पियन सागर को ही ठीक से पढ़ लेते हैं। कैस्पियन सागर का मैक्सिमम हिस्सा जो ये नदी आ रही है ना, इस नदी का नाम है यूराल नदी। आपको यदि दिख रहा हो स्क्रीन पे, इधर से एक नदी आ रही है ऐसे ऐसे करके, इसमें मिल गई, यही नदी इस झील को जिंदा रखी है। जो एक दो नदियां आके इसमें गिरती हैं उसी ने इसको जिंदा रखा, तो इसकी हालत भी वैसी हो जाती जैसे अरल सागर। अरल सागर कभी झील हुआ करती थी, अब अरल सागर कोई झील नहीं है, तो क्या है फिर अरल सागर? अरल सागर अब वहां अरलकुम डेजर्ट बन गया है। अरल सागर में क्या बन गया है अब? अरलकुम डेजर्ट। यहाँ 3 डेजर्ट है, एक का नाम है कराकुम, एक का नाम है कुजुलकुम, एक का नाम है अरलकुम। 3 डेजर्ट है। तीनों डेजर्ट का कंडीशन ऐसा है, जैसे ये कैस्पियन सागर था, हमेशा मैनुअल मैप की तरफ ज्यादा जाना। मेरी एक सजेशन है, हमेशा मैनुअल मैप, हैंडमेड मैप पे काम करना, ज्यादा सुखी रहोगे। यहाँ पे कौन था? अरल सी, अरल सागर। अरल सागर भी एक क्या था? कैस्पियन सागर की तरह झील था, याद रखना था, अब नहीं है। अब क्या हो गया? ये अरल सागर खत्म हो गया, इसकी जगह कुंभ बन गया। अरल क्या बन गया? कुंभ। कुंभ किसको कहते हैं? मरुस्थल को, अरल कुंभ। अरल कुंभ डेजर्ट बन गया, मरुस्थल बन गया, मध्य एशिया का सफेद मरुस्थल है। सफेद क्यों है ये? क्योंकि खारा पानी था ना, तो नमक ज्यादा है, तो ये सफेद मरुस्थल है। खारा पानी के कारण इसका जब पानी सूख गया तो ये सफेद लवण वाला मरुस्थल बन गया। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं इसमें, अब जहाजें धसी पड़ी हैं इसमें। तो ये जो अरलकुम डेजर्ट है, इसके एक तरफ, इधर भी एक डेजर्ट है, इधर भी एक डेजर्ट है। एक तरफ कुजुलकुम है, कुजुल, कुजुलकुम, कुजुल मतलब लाल होता है, याद रखना। एक तरफ कराकुम है, करा मतलब काला होता है ना, काराकारी, तो वैसे करा मतलब कारा। काराकुम और कुजुलकुम, कुम मतलब डेजर्ट, तो कुजुलकुम माना ऐसा डेजर्ट जिसका रेत लाल होता है, तो लाल रेत वाला डेजर्ट का नाम है कुजुलकुम। और काले रेत वाले डेजर्ट का नाम है, काला रेत जिसका है, काले रंग का रेत मतलब हो गया सैंड, बालू, रेत, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स जिसका ब्लैक कलर का है वो काराकुम है। तो 3 डेजर्ट एक ही जगह है, ठीक है। कौन कौन? कुजुलकुम, कराकुम और अरलकुम। कुजुलकुम, कराकुम और अरलकुम, ये 3 डेजर्ट है। अब इन तीनों डेजर्ट के तरफ से रेत उड़ता है, जैसे एक रेत इधर है, एक इधर है, एक बीच में, बीच में अरलकुम हो गया, इधर हो गया कराकुम हो गया, इधर हो गया किजिलकुम। किजिल कहीं किजिल कहीं कुजुल लिखा है, किजिलकुम। तो किजिलकुम, कराकुम, अरलकुम और ये कैस्पियन एक जगह देख लो। कैस्पियन सागर है, उसके बाद एक देश है इधर कजाकिस्तान, सबसे बड़ा आकार का देश है, तो कजाकिस्तान। और फिर आगे आएगा ना, तो फिर आएगा एक तजिकिस्तान, नीचे आएगा, और ऊपर आएगा किर्गिजिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान, सारे तान यही हैं। और यहाँ पे 2 तान है जो कैस्पियन के बॉर्डर को टच करता है, 2 तान है जो कैस्पियन के बॉर्डर को टच करता है, ठीक है। मैं आपको चाहता हूं कि आप एक बारी प्रॉपरली गूगल से भी देखें। मैपिंग जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। कैस्पियन सी, पॉलिटिकल पहले देख लेते हैं, कैस्पियन सी का पॉलिटिकल देख लेते हैं। छोटा हो जा भाई मेरे, ये रहा, देखो कैस्पियन सी, जान के निकाल के देखे हम गूगल से, जिसकी जरूरत क्यों है, मुझे एग्जाम में कंपटीशन में आज ना कल हमसे ये टकराएगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस जरूर दिखेगा हमें। तो ये है कैस्पियन सी का एक्चुअल आकार, और ये जो बना रहे हैं हम, ये क्या है? ये अरल सी है, ठीक है। अरल सी था, है नहीं, था ये। और ये क्या है? कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी को एक तरफ पूरा का पूरा ये कौन टच कर रहा है? ये कौन टच कर रहा है? ईरान टच कर रहा है, एक तरफ ईरान टच कर रहा है। और ईरान के बाद कैस्पियन सागर के इस तट को कौन टच कर रहा है? देख लो एकदम यहां तक, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, और यहां तक, ठीक है। कौन कौन देश कहां तक टच कर रहा है? यहां तक टच कर रहा है तुर्कमेनिस्तान, और इसके ऊपर टच कर रहा है यहां तक, ये जो रीजन, ये उज्बेकिस्तान वाला रीजन है, यहां से यहां उज्बेकिस्तान,
और फिर ये रीजन जो ऊपर आया है ये कजाकिस्तान का पार्ट आया है। कौन सा पार्ट है याद रखना, ये ऊपर का जो रीजन है ये कजाकिस्तान का पार्ट है, कजाकिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और अजरबैजान, इस तरफ जो ये लाइनें देख रहे हो ये अजरबैजान का लाइन है, अजरबैजान इसको टच कर रहा है। और अजरबैजान के बाद वाला पोर्शन ये पूरा का पूरा ये रीजन जो है ये रसिया टच कर रहा है, यहां से यहां तक ये कौन टच कर रहा है, रूस टच कर रहा है, ठीक है, रूस टच कर रहा है। रूस के बाद यानी कितने कंट्री हैं जो टच कर रहा है बेसिकली किसको, कैस्पियन सी को। तो ईरान टच करता है, तुर्कमेनिस्तान टच करता है, और तुर्कमेनिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान भी टच करता है। उज्बेकिस्तान के बाद सीधे रसिया आ जाता है, सॉरी कजाकिस्तान यहीं तक आता है ना। कजाकिस्तान का एक्चुअल बॉर्डर देख लेते हैं पहले, ये पूरा का पूरा यहां तक, ये तक कजाकिस्तान भी है, ठीक है। कजाकिस्तान यहां तक टच करता है, बड़ा है, सबसे आकार में बड़ा, ऊपर इन लोगों में से सबसे बड़ा आकार कजाकिस्तान का है, मिनरल में भी काफी रिच है। तो कजाकिस्तान भी टच करता है, रूस भी टच करता है, देश याद रखना ईरान, ठीक है। तो आई हो गया, टी हो गया, और फिर यू हो गया, के हो गया, आर हो गया, ए हो गया। अब इसको सही से सेट कर लो तो ये सब के सब क्या हो जाता है, यदि हम इसको कजाक ये कैस्पियन सागर के साथ ये कोई वर्ड बना के याद रख लें तो ज्यादा बेटर है। टुकड़ा तो बन रहा है हमारे से, टुकड़ा बन रहा है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया और अजरबैजान, टुकड़ा बन रहा है। और आई, ठीक है, आई, तो कैस्पियन सागर का ये टुकड़ा है जो याद रखने लायक है, कैस्पियन को कौन टच करता है। एक बार कोई बच्चा कैस्पियन याद रख लिया ना तो पूरा मध्य एशिया वो अपने दिमाग में बिठा सकता है, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि उज्बेकिस्तान टच नहीं करता है, चलो देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान का बॉर्डर यहीं तक है, ठीक है, तो ये कजाकिस्तान आ जाएगा, ये कजाकिस्तान का पार्ट है। सॉरी, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर मैंने बनाया था बट बाय मिस्टेक मेरे माइंड से निकल गया, तो उज्बेकिस्तान हटा देते हैं। ये रेड लाइन हमने खींचा भी था बट सम टाइम कभी कभी माइंड जो होता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट। एक मिनट, ये लाइन मैंने थोड़ा सा इससे ढक दिया था, तो याद रखना भाई सब, उज्बेकिस्तान टच नहीं करता है। ये रहा उज्बेकिस्तान का ये एरिया रहा, ये उज्बेकिस्तान है, ये है उज्बेकिस्तान जो टच नहीं करता, ये इसी का पार्ट है, कजाकिस्तान का ही पार्ट है। लाइन के कारण कंफ्यूजन हुआ था तो हम यू हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हो गया ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया और अजरबैजान, ठीक है। कंफ्यूजन इस गूगल मैप के कारण हो गया था। ये इमेज एक विकिपीडिया ने लगा रखा है किसका, ये इस कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाला रीजन से रिलेटेड ये पूरा का पूरा कैस्पियन सी का। हम अब मुद्दे पे आते हैं, हम बताना क्या चाहते थे आपको। अब हमने एक छोटा सा मैप बनाया, एक मैप बनाया हमने, इसको डिलीट कर लेता हूं पहले। कॉपी पे आप भी इसको ड्रॉ कर लो, मैप जो गूगल पे है उसको रहने दो। ये आपने देखा और यहां लिख दो ईरान, ठीक है। ये आपने देखा, यहां लिख दो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। गलत होने के चांस नहीं हो, उज्बेक यहां से शुरू होता है लेकिन उज्बेक को कोई मतलब ही नहीं है तो इसको कट करते हैं। ये पूरा का पूरा हो गया कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। और ये पूरा हो गया रसिया, ठीक है, ये हो गया रसिया। और यहां हो गया अजरबैजान। तो कैस्पियन सागर को टच करने वाला जो देश है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रसिया और अजरबैजान। आपसे उम्मीद की जाएगी कि ब्लैक सी को भी इसी तरीके से आप कभी खाली फालतू बैठे, टाइम हो आपके पास, तो ब्लैक सी को भी इसी तरह से डिजाइन करने की कोशिश करें कि भाई ब्लैक सी को यहां तक तो टर्की टच कर लेता है, यहां तक टर्की टच कर लेता है, ये बुल्गारिया टच करता है, ये रोमानिया टच करता है। मोल्डोवा को लेके लोग कंफ्यूज है कि टच करता है कि नहीं करता है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है मोल्डोवा। और ये यूक्रेन टच करता है, ये रसिया टच करता है, ठीक है। इसके बाद इधर अर्मेनिया है, अर्मेनिया टच करता है या नहीं करता है देखना है। और यहीं पे जॉर्जिया है, तो अर्मेनिया, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, किसको लिखो लेके कंफ्यूजन है कि मोल्डोवा टच करता है या नहीं करता है। आप जज करो एक बार, देखना
इस तरह से आप काला सागर का भी एक मैप बना के उस पर प्रैक्टिस कर लो कि कौन कौन इसको टच करता है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है और बच्चा गलत कर जाता है। ठीक है, और कैसे देखना है, एक बारी स्पेशली काला सागर टाइप करके गूगल मैप पे चले जाओगे तो वो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। चलो हम अब अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा एशिया है। अभी हम सलाह दे रहे थे सिर्फ आपको कि क्या कर सकते हैं आप। तो मध्य एशिया शुरू कहां से होता है? कैस्पियन सी से। कैस्पियन सी एक सी कहलाता जरूर है, ठीक है, लेकिन सी है नहीं, ये एक लेक है, झील है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहेंगे आप इसको। और कैस्पियन सी नेविगेबल है, ट्रेड के लिए यूज होता है। ठीक है, कैस्पियन सी जो है ट्रेड के लिए यूज होता है। और पहले के जमाने में एशियन टाइम में जो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया था उसको यूरोप से जोड़ने का साधन यही था, कैस्पियन सागर ही था। जो पहले के ज्योग्राफर्स हैं वो मानते थे कि कैस्पियन सागर ही जो है, कैस्पियन सागर का अंत ही नहीं है, इतना बृहत मानते थे पहले के ज्योग्राफर। जो मध्य एशिया के ज्योग्राफर थे वो कैस्पियन सागर को सागर इसलिए कह के संबोधित किया क्योंकि इसको कभी क्रॉस नहीं किया उन लोगों ने, पूरा का पूरा। काफी विस्तृत एरिया था उनके लिए क्योंकि वो उतने टेक्नोलॉजिकली रिच नहीं थे। आ जाओ अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि कौन कौन देश है। तो आपने देखा कि जहां ईरान खत्म होता है, मैप तो आपने अभी जस्ट बना के देखा ही है ना, कि जहां ईरान खत्म होता है, ठीक है, ईरान मान लो यहाँ पे खत्म होता है और ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो ईरान यहाँ पे मान लो ये खत्म हो गया, ईरान, ये ईरान है, ठीक है, ये भी ईरान है। तो ईरान के बाद ये अजरबैजान है, ठीक है, अजरबैजान है। तो इधर वाला पार्ट को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे इस तरफ दो देश हो जाता है, एक ऊपर हो जाता है कौन सा देश? अफगानिस्तान। रफ पेज में मैनुअल बनाने का, बिल्कुल मैनुअल बना के चलना। ये देश हो जाता है अफगानिस्तान, लैंडलॉक कंट्री है। और इधर ये देश हो जाता है पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद इधर देश हो जाता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान हमें नहीं पढ़ना है, हमें मध्य एशिया पढ़ना। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू हो जाता है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, हम सिर्फ तुर्क लिख रहे हैं, ठीक है, याद रखना, तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान के ऊपर एक लैंडलॉक कंट्री हमें मिलता है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, और उसके ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी कंट्री हमें मिलती है जिसको हम कहते हैं कजाकिस्तान। तो तीन तान यही दिख गए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यानी कि KUT जो है एक साथ है, KUTA। देखो हम इंटेंशन नहीं है हमारा कुछ ऐसा, हम बिल्कुल सही माइंडसेट से कह रहे हैं। यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, क्रम से यदि देखें हम नॉर्थ साउथ से, तो अफगानिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, ये इस तरफ के तान हो गए। इसके आगे जो इधर आते हैं हम, फिर इंडिया जहां खत्म होता है उसके ऊपर तजकिस्तान है, राइट, तजकिस्तान। तजकिस्तान और उसके जस्ट बगल में, ये तो उज्बेकिस्तान थोड़ा और इधर आएगा ही आएगा, उज्बेकिस्तान ये इधर आ गया मान लो, तजकिस्तान। तो उसके बाद बस एक ही तान बचता है जिसका नाम है किर्गिजिस्तान। ठीक है, किर्गिजिस्तान। तो किर्गिजिस्तान के नीचे है तजकिस्तान, और तजकिस्तान के बाद शुरू हो जाता है फिर हिंदुस्तान का रीजन, और उसके बाद इधर शुरू हो जाता है मंगोलिया का रीजन, और मंगोलिया के बाद फिर इधर शुरू हो जाता है चीन का रीजन। तो मेनली जो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है, इसमें ये सारे तान आते हैं। टोटल तान कितने हो गए अब इस हिसाब से हम काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 और 6 हुए। एक और कोई मिस हो रहा है, कौन सा मिस हो रहा है देख ले हम। चलिए कौन सा मिस हो रहा है, कहाँ हो, मैंने एक लिस्ट बनाया था सभी तानों का, ये रहा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इतना ही है। तो यही हो गए हमारे लिए आठों छबो सातों एशियाई सेंट्रल कंट्रीज। अब सेंट्रल जो एशियन कंट्री, अच्छा आजरबैजान, आजरबैजान जो है वो भी एशिया में ही आता है। एक बहन पूछ रही है, बहन है या भाई है, शायद भाई साहब हैं, पूछ रहे हैं, आजरबैजान भी एशिया में आता है, अर्मेनिया भी एशिया में आता है, और जॉर्जिया भी एशिया में आता है। ठीक है, जॉर्जिया, अर्मेनिया, आजरबैजान सब एशिया में आता है। टर्की भी एशिया में आता है, टर्की, और इराक भी एशिया में ही आता है, इराक,
और सीरिया भी एशिया में ही आता है, सीरिया। और यहीं जॉर्डन है जो बताया था मैंने, यहीं इजराइल है ये भी बताया था, यहीं पेलेस्टीन है बताया था मैंने आपको। पेलेस्टीन के ठीक ऊपर ये सीरिया का बॉर्डर, आगे उधर बॉर्डर समुद्र तक छूता है सीरिया, तो सीरिया है। और यहीं पे लेबनान और गाजा पट्टी छोटे से देश हैं। तो टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया। यहाँ पे एक पर्वत है काकेसस पर्वत, पर्वत के इधर एशिया, पर्वत के उस तरफ यूरोप। और ये जो है ये झील है, सॉरी झील कह रहा हूँ, सागर है, जिसको ब्लैक सी आप कहते हो ना, ब्लैक सी। और इसी में यहाँ कोने पे एजोब सी, रूस का अपना बपोती सी, एजोब सी, ब्लैक सी, ये यहाँ है। उस वो यूरोप में, ये ब्लैक सी भी अपने को यूरोप में काउंट करता है, एजोब सी भी यूरोप का पार्ट अपने को बताता है। तो इस ब्लैक सी, एजोब सी, रसिया के इस तरफ जो जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, ईरान, और इधर टर्की, सीरिया, और छोटे छोटे यहाँ पे कई सारे देश हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ, एक नन्हा सा देश है यहाँ, बहरीन है छोटा सा, यहाँ कुवैत है छोटा सा, और बहुत सारे देश, ये यूएई हो गया, ठीक है, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कुवैत, तो ये सब, ये सऊदी अरेबिया, ये सारे पूरे के पूरे रीजन, ये वेस्ट एशिया था जो तुम पढ़ रहे थे ना। अजरबैजान वेस्ट एशिया का पार्ट है, टर्की वेस्ट एशिया का पार्ट है, ईरान जो है ये भी वेस्ट एशिया में काउंट होता है, ईरान से वेस्ट एशिया शुरू हो जाता है, ये सब वेस्ट एशिया का पार्ट है। इधर जो भी है सब पश्चिम एशिया है, जिसको मिडिल ईस्ट भी कह रहे हैं लोग, ये पश्चिम एशिया के पार्ट हैं। और ये जो तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान तक को लोग इसी पार्ट में रखते हैं। अफगानिस्तान जो है एकदम बॉर्डर पे है, ये दोनों में काउंट होता है, यानी थोड़ा सा सेंट्रल एशिया में भी काउंट होता है ये, और ये पश्चिम एशिया में भी काउंट होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न एशिया, ईरान के बाद अफगानिस्तान जो इससे सटा है उसको लेके भी है कि वो बॉर्डर पे है। तो मेन सेंट्रल एशिया कभी कोई कह दे, पूछ दे कि मध्य एशिया क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में बस ये सारे तान चलने चाहिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये तजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान। इस तरफ दो है, तजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान। किर्गिज एक ट्राइब का नाम है, जनजाति है किर्गिज जनजाति, पशुचारक हैं, नोमैडिक जनजाति। नोमैडिक जनजाति मतलब ये हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, एक स्पेशल ब्रीड का हॉर्स जो वहां पे नेचुरली इंडेमिक है, वहां पाया जाता है, वही लोग यहाँ से। ये लोग ना हॉर्स के मामले में ये पूरा रीजन बहुत रिच है, ये ट्रेड करते थे हॉर्स का, बेचते थे यूरोप को, हॉर्स बेचते थे ये। कभी आपने चंगेज खां की एक फिल्म देखी होगी, जीवनी देखी होगी, चंगेज खां, ठीक है, तेमोजीन नाम था। चंगेज खां रिलेटेड मूवी देखना। मंगोलों में पहले यूनिटी नहीं थी, जो मंगोलिया था छोटे छोटे ट्राइब्स थे वहां पे, यूची ट्राइब्स, याद है, कुषाण, कनिष्क, कनिष्क के जो बाप दादा थे मंगोलिया की जनजाति थे। कुजुल कटफिसस नाम था उसके परदादा का, जो मंगोलिया से भटकते हुए आए थे। तो कुजुल कटफिसस, बिम कटफिसस, कनिष्क, ये मंगोल जाति के थे, मंगोलियन कबीला था। तो मंगोलिया में कई छोटे बड़े कबीले थे, उन्हीं कबीलों में से एक कबीला था जिस कबीले का नाम था वही मंगोल कबीला, यानी मंगोलिया का जो पूरा चंगेज खां का जो कबीला था वो मंगोलों का सबसे ताकतवर कबीला बन गया, चंगेज खां। और चंगेज खां जो है वो, उसके फादर एक कबीले के खान थे, खान माने मुखिया। और वहां पे ऐसा कल्चर था कि एक खान जब उसका बेटा 10-12 साल का हो जाता था तो बेटा, पत्नी, सबको ले जाके अपने दूसरे मित्र खान के पास जाता था, और वहां पे जितनी उस खान के कबीले में लड़कियां होती थी वो एक लाइन से खड़ी खड़ी होती थी, और लड़का उसमें से जिसको पसंद करता था उसको, वो उसकी पत्नी हो जाती थी। तो जब तैमुजीन तैमुजीन अपने फादर के साथ पहुंचा दूसरे कबीले में, तो वहां उसको एक लड़की पसंद आई, लड़की का नाम था बोरते, बोरते। तो तैमुजीन 12 साल का होगा, 10 साल की होगी बोरते, और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, विवाह संपन्न। वहां से लौटते समय एक रास्ते में किसी ने मदद मांगी, एक व्यक्ति ने मदद मांगा, और तैमुजीन के पिता बड़े दयालु थे बिल्कुल, तो वो तैमुजीन के पिता मदद करने चले गए। मदद में उसने ऑफर किया पीने के लिए, इसको कुछ पीने के लिए, तो ये पीने के लिए रेडी हो गए, थोड़ा कोई होगा सुरा जो भी रस होगा कुछ, तो वो पीते ही जहर था उसमें मिला हुआ, तैमुजीन के पिता मर गए। तो इसका जो कुनवा था, जो जो लोग आ रहे थे तैमुजीन के पिता के साथ, उसको लूट लिया गया, मतलब जो औरतें बच्चे जो थे सब लूट लिया। किसी तरह तैमुजीन की माँ तैमुजीन को बचा के भाग गई, छुप गई। तो तैमुजीन की माँ को ढूंढने के लिए
बहुत ज्यादा संख्या में जो दूसरे कबीले वाले थे भटकते रहे, निकले रहे, खोजते रहे उसको। तो तैमुजीन बहुत स्ट्रगल देखा। छोटी उम्र में दुश्मन ने पिता को जहर देके मार दिया, छोटी उम्र में ही दुश्मन उसके सामने उसकी माँ को खींच के ले गए गुलाम बनाने। उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा हुआ, भटका, कुछ दोस्त बनाए तैमुजीन ने। एक दोस्त का नाम था अंडा। अंडा उसका भाई था, मोबोला ब्रदर, ब्लड ब्रदर। वहां पे जनजातियों में एक कल्चर था कि जब आपको किसी से फ्रेंडशिप है तो दोनों वाइन में एक दूसरे का मतलब अपना हाथ काट के अपना एक एक बूंद खून उसमें मिलाते थे। वो भी एक एक बूंद खून मिलाएगा, फिर खून मिला हुआ वाइन दोनों पी लेते थे, और उस दिन से वो दोनों ब्लड ब्रदर हो जाते थे। तो जो अंडा था, अंडा नाम था उनका फ्रेंड का, तो अंडा और तैमुजीन दोस्त हो गया, और दोनों ने मिलकर बनाई एक सेना। तैमुजीन को सेना बनाने के पीछे कोई इरादा नहीं था कि वो एक दिन बहुत बड़ा, दुनिया का बहुत बड़ा पावरफुल ताकतवर शासक बने। उसकी बस छोटी सी इच्छा थी कि जिसने उसके बाप को उड़ाया, और जिसने उसकी माँ का न्याय पर अन्याय किया, और जिसने उसकी पत्नी छीन ली है, उसकी बोरते भी उठा लिया था एक कबीले वाले ने, उन सबको मारना उसका मेन पर्पस था तैमुजीन का। और वो बदला लेने के लिए तैमुजीन ने पूरा गैंग बनाया, और वो तैमुजीन की पूरी गैंग जब बन गई तो उसी तैमुजीन ने अपना नाम रखा चंगेज। पूरी जिंदगी भरा स्ट्रगल से भरा था चंगेज का। और चंगेज जो था बहुत जो पूरे मंगोल में जो लोग थे, जनजाति थी, वो डरते थे बादल और वर्षा से। वर्षा और बादल से डरते थे। जब बादल गरजता था तो बहुत डरते थे, उसको देवता टेंगारी देवता मानते थे, टेंगारी देवता। और टेंगारी देवता जब गरजते थे तो बड़े बड़े योद्धा जो थे उन जनजाति के छिप जाते थे। ट्रेडिशनल खौफ था, ट्रेडिशनल खौफ था, एक परंपरा, एक रिलीजियस बिलीफ थी। बट ये छोटा बच्चा बचपन से जब जब बारिश होती थी तब तक इसके साथ अच्छा होता था, और ये टेंगारी को अपना मित्र समझता था, उससे ये डरता नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी फिल्म है उस पे बनी हुई। मैं फिल्म की स्टोरी आपको बता रहा हूं, और रियल फिल्म मतलब रियल स्टोरी पे बनी है वो चंगेज अपने, वो तैमुजीन ही चंगेज बना, ताकतवर योद्धा बना, कई शादियां करी वहां पे, प्रचलन था जनजातियों में, कई शादी की, कई बच्चे हुए उसके, और उसका पूरा वंश वृक्ष बना। उसी के वंश में, तैमुजीन के वंश में ही, यानी चंगेज के वंश में ही कुबले खां बहुत बड़ा बलात्कारी था, संसार का सबसे बड़ा बलात्कारी बोलते हैं उसको। चंगेज खां का बेटा पोता पोता था शायद कुबले खां, एक हलाकू हुआ जो स्किन, ह्यूमंस की स्किन निकाल करके उसको आयरन करवा के उसको पेपर में कन्वर्ट करता था और उस पे पेंटिंग बनाता था। तो ऐसी स्टोरीज इस मंगोलियंस की है। पहले मंगोलियंस जो थे नोमैडिक थे, एक जगह रहते नहीं थे, वो भटकते थे। बाद में इसी चंगेज ने इन लोगों को परमानेंटली बसने सिखाया। तो जैसे मंगोल जनजाति थी उसी तरह से किर्गिज जनजाति थी। वैसे ही यहाँ एक और तान है उज्बेकिस्तान, जो उज्बेक देख रहे हो, ये भी एक उज्बेक एक जनजाति थी। जैसे किर्गिज एक नोमैडिक जनजाति है, वैसे उज्बेक एक नोमैडिक जनजाति है, वैसे कजाक एक नोमैडिक जनजाति है। ठीक है, तजाक भी एक नोमैडिक जनजाति। तो यहाँ इन नोमैडिक जनजातियों ने ही, जो नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटी थे, जो नोमैडिक पीपल थे, जो पास्टोरल थे, पास्टोरल मतलब पशु चारक, ये पशुओं को चरा के इनका जीवन चलता था। तो ये जो पास्टोरल कम्युनिटी थे, पशुचारक कम्युनिटी थे, इन कम्युनिटीज ने ये देश डेवलप किया। और ये सब के सब इस्लाम को क्यों माने? क्योंकि जो चंगेज खां, मंगोल जो ट्राइब थी, मंगोल ट्राइब धीरे धीरे ज्यो ज्यो इधर बढ़ती गई तो इधर से इस्लाम का जो प्रसार था वो उसके साथ कनेक्ट होते गए, तो ये सब इस्लाम को फॉलो करते गए। इवन जो मंगोल थे वो भी इस्लाम को ही फॉलो करते थे, ज्यादातर मंगोल सरदार इस्लाम को फॉलो करते थे। कुछ मंगोल सरदार ट्रेडिशनल ट्राइबल रिलीजन को फॉलो करते थे, कुछ ऐसे भी हुए जिनको बुद्धिज्म बाद में अच्छा लगा, लेकिन ज्यादातर जो थे वो इस्लाम को फॉलो करते थे। तो ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हो गए, और ये सेंट्रल एशिया के नाम से जाना गया। लेकिन ट्राइबल, यहाँ पे एक मिक्स कल्चर बना, एक जनजातीय संस्कृति और इस्लाम की संस्कृति का एक मिक्स कल्चर बना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो किर्गिज थे, उज्बेक थे, कजाक थे, इतनी ही जनजातियां थी। और भी कई सारी जनजातियां आज भी वहां अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल कर रही है, जो अपना देश नहीं बना पाई। जैसे ताजिकिस्तान के ठीक बगल में चीन के पास एक आज भी जिंगजियांग नाम का प्रांत है। यहाँ पे एक खास ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको चाइना बहुत ज्यादा क्रश कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, जबरदस्ती उसके धार्मिक विश्वास के खिलाफ उसको अपने अपने धर्म में बदलने के लिए बहुत बहुत प्रेशर बना रहा है। कौन सी कम्युनिटी है आपको पता है?
पता है तो कमेंट करके बताइए, यहीं पर कमेंट कीजिए किसी को पता है तो। एक तो रोहिंग्या आप म्यांमार में देखते हैं, वैसे ही ये कम्युनिटी है, उइघुर नाम है, ठीक है, आप में से कईयों को पता होगा। वो उइघुर, ये रीजन में ही उइघुर जो है, पहले ये क्षेत्र जो था चीन के प्रभाव में नहीं था, और चीन जब ताकतवर हुआ तो अपने क्षेत्र का विस्तार करता गया, तो जहां तक कर पाया वहां तक में उइघुर जनजाति जो है, उइघुर मुस्लिम जनजाति है, वो कभी वही पास्टोरल कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटी थी, उसको कब्जा कर लिया चीन, और जबरदस्ती उसकी दाढ़ी मूंछ साफ करा के उसको जेंटलमैन बना करके उसको रोज सुबह सुबह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ाता है, हमारा चीन गौरवशाली। मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जबरदस्ती पढ़ाता है, पूरा का पूरा इस क्षेत्र को एक ऐसा आर्मी से भर के रख दिया है, ठीक है, पूरा बॉर्डर सील कर रखा है। तो आपको अब मिडिल ईस्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। अब यहाँ एक चीज बहुत जरूरी था बताना, वो भी मैं बता ही दूं, यहाँ पे एक झील है जिसको ये दोनों शेयर करते हैं। कौन कौन? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान दोनों उस झील शेयर करते थे, अरल सी। अरल सी बॉर्डर पे है बिल्कुल, जिसको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों शेयर करते थे यहीं पे। अब ये झील सूख के क्या बन गया है? मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल बन गया है, और उस मरुस्थल का नाम क्या है? अरलकुम डेजर्ट। याद रहेगा इन देशों का लोकेशन सब भाई बहनों को, एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा याद हो जाएगा। बस यहां से याद रखिएगा, ट्रिक टेक्निक यही है आपको बताने के लिए मेरे पास, कि याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान इसको टच करता है, जो मेहदी डिजाइन है ना, ये मेहदी डिजाइन, ये मेहदी डिजाइन यानी कैस्पियन सागर जो है, इसको टच करता है कौन? तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिये। और उसके बाद फिर एक है जो कजाकिस्तान के साथ जो शेयर करता है बॉर्डर, वो उज्बेकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। उज्बेक बहुत सुंदर होते हैं वहां के लोग, उज्बेक और कजाक बहुत सुंदर सुंदर। वो क्या नाम है, कपिल शर्मा, वो वहीं से ले आता है वहां सस्ता। ये लोग गरीब देश हैं सबके सब, कजाकिस्तान को छोड़ के बाकी तो बहुत ज्यादा गरीब हैं। अब कजाकिस्तान थोड़ा डेवलप क्यों किया? एक तो रसिया से सटा है, रसिया से सटा है तो उसका इंपैक्ट है। दूसरा इंपैक्ट कजाकिस्तान पे, किसके पास मिनरल्स बहुत है, और मिनरल्स में भी कौन सा मिनरल्स है? यूरेनियम बहुत है कजाकिस्तान के पास, और यूरेनियम सुपर फ्यूल है, दुनिया की नजर रहती है उस पर, परमाणु बम ना बना ले कोई, यदि किसी के पास ज्यादा यूरेनियम हो तो कजाकिस्तान पे पूरी दुनिया की नजर बनी रहती है कि तुम किसको बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, सैटेलाइट से नजर रखी रखी जाती है उस पर। ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान ये दोनों यूरेनियम बेचने वाले दुनिया के सौदागर हैं, तो कजाकिस्तान मिनरल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फेमस है। अब देखो, अब बस पूर्वी एशिया बचा। अब आपने पश्चिम एशिया देख लिया, मध्य एशिया देख लिया, दक्षिण एशिया देख लिया, साउथ ईस्ट एशिया देख लिया। अब सिर्फ एशिया का एक सेक्शन बचा, ठीक है, कौन सा सेक्शन बचा? वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सेक्शन बचा। चलो अब हम उसको भी बनाते हैं और आज कथा कहानी समाप्त कर देते हैं पॉलिटिकल एशिया का। तो उस तरफ जो एशिया है, जो आपने देखा ये पोर्शन जाता है एकदम ऐसे करके, बेरिंग स्ट्रीट बनाता है, ठीक है, और बेरिंग स्ट्रीट के बाद ये कमचटका पेनिनसुला बनाता है, और कमचटका पेनिनसुला के बाद यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप भी है जिसको सखालिन द्वीप कहते हैं। इसको लेके अभी हाल फिलहाल में इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए जापान और रूस के बीच तनाव सा बना हुआ है। सखालिन द्वीप, रूस कहता है कि हमसे सटा है तो हमारा है, और जापान कहता है यहीं से तो हम शुरू हो रहे हैं, हम यहीं से शुरू हो रहे हैं तो ये हमारा है। तो जापान और रूस के बीच सखालिन द्वीप को लेके अभी तक सखालिन पर कब्जा रसिया का है। बराक जो पुतिन, पुतिन बराक नहीं, पुतिन, पुतिन जो है, पुतिन का दबदबा है तो ये कब्जा में है किसके? रूस के कब्जे में। बट जापान का भी दावा है कि सखालिन मेरा है। आखिर सखालिन को लेके इतना ज्यादा, अब देखिए, एक बच्चा है विकास, धीरे धीरे बच्चा समझेगा कि ये सारे कंट्री यूएसएसआर के कंट्री थे क्या। जी, यूएसएसआर के नहीं थे, इन्होंने यूएसएसआर को ज्वाइन किया था। यूएसएसआर एक क्लब की तरह था, एक ग्रुप की तरह था, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह था, जिसने लोगों को भरोसा दिलाया कि भाई तुम हमारे साथ आओ, तुम सुरक्षित रहोगे, हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है।
तो यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ जो था, वो अपनी आइडियोलॉजी के तहत इनमें से जो जितने भी तान देख रहे हो मध्य एशिया को यूएसएसआर ने लाल रंग से रंग दिया था, पोत दिया था कि भाई तुम सब हमारे साथ हो जाओ। पर जल्दी ही ये लोग इनसे अलग होते चले गए, क्योंकि यूएसएसआर 1991 में क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए, सखालिन जो है एक आइलैंड है, इसमें पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा खजाना मिला है, और जब से खजाना मिला है तब से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, पहले कोई नहीं पूछता था इसको। सखालिन, सखालिन के बाद जब आप आएंगे इस तरफ तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक छोटा सा इस तरह का आइलैंड, जिसमें नीचे वाला साउथ कोरिया कहलाता है, ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया कहलाता है। पहले ये दोनों कोरिया चीन का था, पहले ये दोनों कोरिया चीन का था, और 1895 में सिमोनेस की संधि के तहत इसको जापान ने अपने कब्जे में लिया, और काफी दिनों तक जापान के कब्जे में ये रहा। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब 45 में जापान हार गया, तो जापान के हारने के बाद ये एरिया आजाद हो गया, और हारते ही, आजाद होते ही यहाँ के लोगों ने अपना एक अलग देश बना लिया, जिसमें से साउथ कोरिया पर अमेरिका का प्रभाव रहा, नॉर्थ कोरिया पर रसिया का, यूएसएसआर का प्रभाव रहा। तो ये एक तरह से कोल्ड वॉर का एरेना था। एरेना मतलब रिंग, रिंग मतलब जहां मारा पीटी होती हो, बॉक्सिंग वाला जो होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से रिंग था, जहां पे जो है नॉर्थ कोरिया आज भी यूएस से थोड़ा नफरत करता है, क्योंकि यहाँ के लोगों में रसिया का थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट है, यानी ये कम्युनिज्म को ज्यादा प्रमोट करते हैं, और साथ में चीन का भी प्रभाव है, जिसके कारण जो किंग जोंग है वो बहुत ज्यादा फरफर करता है, ठीक है। तो किंग जोंग उंग जो भी है, ये नॉर्थ कोरिया का है, और जो नीचे साउथ कोरिया है ये अमेरिका का दोस्त है, और बहुत टेक्नोलॉजी में आगे है। इसके आगे जब आएंगे आप तो ये पीला सागर है, पीला सागर, और वही वांगो गिरती है उसमें, और ये पूरा रीजन है चाइना का, ये पूरा रीजन चाइना का है, ठीक है, चाइना का रीजन है। और चाइना में जो ये रीजन बना रहा हूं मैं चाइना का, यहाँ पे ही मंचूरिया है, याद रखना। जो कोरिया का पार्ट है, ये जो ऊपर वाला रीजन है, एक भाई कल के क्लास में कह रहा था मुझे, ये है मंचूरिया। मंचूरिया एक पठार है, प्लेटू है, जो खनिजों में धनी है, ठीक है। मंचूरिया एक पठार है, प्लेटू है, जो खनिजों में बहुत ज्यादा धनी है, इसलिए चाइना इस पे विशेष तरीके से इसको व्यवस्थित करके रखा हुआ है, ठीक है। इस मंचूरिया को लेकर के, मंचूरिया पर बुरी नजर रूस की भी थी, जब चीन का बंदरबांट हो रहा था, जब चीनी खरबूजा काटा जा रहा था, तो चीनी खरबूजे के काटे जाने के समय में हर कोई चीन का कोई ना कोई प्रांत ले लेना चाहता था, और ऐसे में अमेरिका ने भी कहा था मुझे भी दो, यानी जब सब बांट रहे हो चीन को तो मुझे भी दो। ऐसे में जो चीन था ना, कमजोर देश था पहले, एकदम एकदम कमजोर देश था, तो उसी पे कब्जा करने में लगा था कौन, जापान, और बाकी देश सब लगे थे। उस टाइम पे मंचूरिया वाला रीजन जापान ले लेना चाहता था, ठीक है। तो ये रीजन आप याद रखना, ये चाइना का, ये वाला जो मेन पोर्शन है यही है चाइना का। और उसके बाद जो ये मेन पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो हम बना रहे हैं, इसको आप एक बार देख लो। उसके बाद यहाँ पे 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, क्या क्या। एक तो ये इंडो चाइना वाला रीजन हो गया, हिंद चीन हो गया, वही लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, जो बिल्कुल अब चीन से नफरत करने वाले लोगों में शामिल है। तो ये जो चीन है, यहाँ पे एक छोटा सा बंदरगाह, मतलब एक आइलैंड है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, और ये तीनों आइलैंड जो है, इसमें से 2 जो है, एक एक जो आइलैंड है, एक देश है, हांगकांग का नाम सुना होगा आपने, हांगकांग का नाम सुना होगा, ठीक है। हांगकांग, हांगकांग ये वाला है, यहाँ वाला है, ये तो चीन के अंदर वाला आइलैंड है, चीन का अधीन है। और ये जो देश है इसका नाम है ताइवान। ताइवान और हांगकांग पहले ब्रिटेन के अधीन था, अंग्रेज के अधीन था, और जब अंग्रेज ने इनको आजादी दी तो यूएन के तहत इसको चीन के संरक्षण में छोड़ दिया गया, कि चीन तब तक इसको संरक्षण में रखे जब तक कि चीन, मतलब जब तक कि ये लोग अपनी शासन व्यवस्था चलाने में सक्षम खुद ना हो जाए, तब तक चीन इसकी देखरेख करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से चीन के देखरेख में छोड़ा गया था। लेकिन अब यहाँ पे आजाद होने की बातें चल रही है, वो अपना आजाद होकर एक अलग देश बनाना चाहते हैं, खास करके ताइवान और हांगकांग बहुत ज्यादा
बड़े लेवल पे टारगेट कर रहा है चीन को कि मुझे आजाद करो, तुम्हारे अंडर नहीं रहेंगे। ताइवान का क्षेत्रफल बहुत कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ताइवान दुनिया को एक बहुत बड़ा मिरर दिखाती है। क्या? ताइवान की जो स्थानीय सरकार है, ठीक है, चलिए, मंचूरिया का पठार का विस्तार थोड़ा बहुत रूस में भी है, थोड़ा बहुत ज्यादा पार्ट उसका चाइना में है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन मेन पार्ट जो मंचूरिया का है वो चाइना में है। और चाइना के बाद तुरंत उधर रूस शुरू नहीं हो जाता है, चाइना के बाद मंगोलिया शुरू होता है, ठीक है। चाइना के बाद कौन सा देश आता है? मंगोलिया आता है। तो बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जरूर दिमाग में रखिएगा, जहां चाइना खत्म होता है उसके बाद एक देश शुरू होता है मंगोलिया, चाइना के ठीक ऊपर। लेकिन तटीय क्षेत्र में नहीं, इधर शुरू होता है मंगोलिया, इधर शुरू होता है मंगोलिया, ठीक है। हम ताइवान बता रहे थे, ताइवान में पॉपुलेशन ज्यादा है, एक्सेस एक्सट्रीम, एरिया कम है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ताइवान में इंसान को इंसान खाना शुरू कर चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ताइवान में इंसान को इंसान खाना, यहां वहां पे ह्यूमन एम्ब्रायो मिलता है और बेचना अलाउड है, ह्यूमन एम्ब्रायो। यानी जैसे मुर्गा बिकता है ना फ्राई करके, वैसे ही मानव का बच्चा मिलता है, 1 महीने का, दो, जितना कम एज का बच्चा परचेज करेंगे उतना ज्यादा डॉलर दाम है। इवन आप गूगल करेंगे ना तो प्राइस मिल जाएगा। जो ह्यूमन एम्ब्रायो को बोलते हैं फेटस, तो फेटस यहां मिलता है और एम्ब्रायो भी मिलता है, बच्चा पूरा फ्राई किया हुआ, मसाला भरा हुआ। ऐसे राक्षस नरपिशाच यहाँ रहते हैं जो वहां पिज्जा की जगह ये डिलीवरी करा के 75, शायद $75 के आसपास उसकी प्राइस है, वो यहाँ बिकता है। सरकार ने अलाउ कर दिया है, खाना की जगह अब ह्यूमन खा रहा है, वो व्यापार में बदल गया है, लोग इसको एज ए इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया का एकमात्र नरभक्षी देश है ये जहां ह्यूमन एम्ब्रायो बेचना अलाउ कर रखी है सरकार। ऐसा इसलिए किया था इसने क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। तो अब देश तो सब देख ही लिए, चीन देख लिए, मंगोलिया देख लिए, दक्षिणी कोरिया, ये दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, साइबेरिया, यही साइबेरिया वाला पार्ट है, साइबेरिया, और ये बेरिंग स्ट्रीट वाला पार्ट है, ये सब रूस का हिस्सा है। ये कमचटका पेनिनसुला है, कमचटका पेनिनसुला, तो ये सब के सब रूस का हिस्सा है। तो रूस, और रूस के बाद मंगोलिया, मंगोलिया के बाद ये चीन, दोनों कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, और ये जापान हो गया जिसमें होन्सू, हैकाडू, क्योसू, ये सब सारे आइलैंड हो गए, ताइवान, हांगकांग, ये पूरा रीजन जो है ये उत्तरी पूर्वी या पूर्वी एशिया का पार्ट कहलाता है, ये पूर्वी एशिया में है। तो आज की जो क्लास है ना, ठीक है, आज की जो क्लास है LUZON, लुजोन, चलिए लुजोन, लुजोन कोई आइलैंड है छोटा सा या क्या है, मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है, कंफ्यूजन है इसको लेके। तो हम बाकी जो चीजें हैं जो आप पूछ रहे हो मैं कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है। लुजान देख लीजिए, क्या है लुजान। हमने पूर्वी एशिया के जितने भी देश थे बड़े बड़े मेन उनका लोकेशन आपको दिखाया। जापान में हैकाडू, होन्सू, शिकोकू और क्यूशू द्वीप है, ये जापान के द्वीप हैं, याद रखिएगा। और बाकी सारे जितने पॉइंट मेरे पास मैंने नोट करके आज बताने के लिए रखा था वो सब बता दिया आपको, ठीक है। तो बस ये था आज की क्लास, और आज की क्लास का मेन टारगेट था मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, कैस्पियन सी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था पूर्वी एशिया। अब पूरा एशिया हो गया, तो एक बार पूरे एशिया को आप देख लें कि कहां पे कितने देश थे, जान के मैंने एशिया को पार्ट बाय पार्ट किया। अच्छा, ब्रिटेन, इंग्लैंड और इंग्लैंड वेल्स में क्या डिफरेंस है सर? अच्छा बताता हूँ, इंग्लैंड ब्रिटेन इंग्लैंड और इंग्लैंड वेल्स में क्या डिफरेंस है। ये आइलैंड है, वेल्स उसका सबसे नीचे वाला आइलैंड है, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला आइलैंड है उसका नाम वेल्स है, और उसके ऊपर वो दूसरा आइलैंड है, इसका नाम स्कॉटलैंड है, और तीसरा जो आजाद हो गया वो आयरलैंड है। तो ठीक है, तो वेल्स जो है उसी ने पूरे को राज किया, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स ही पावरफुल होता है सबसे ज्यादा, सब जगह वहां पे जो थी राजतंत्रीय व्यवस्था जो थी
इंग्लैंड में सारे द्वीपों में अलग अलग थी। उनमें से सबसे पावरफुल राजा वेल्स का था, जिसने सबको यूनाइटेड किया, और यूनाइटेड करके उसमें जितने साम्राज्य को बढ़ाया उसका नाम यूनाइटेड किंगडम रखा। सबको एक साथ जिसमें लेके आया वो, उसका नाम रखा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। और जो उसकी कम्युनिटी थी वो ब्रिटिश कम्युनिटी थी, जिसको इंग्लिश कम्युनिटी कहते हैं। तो मेन जो वेल्स वाला रीजन है वो ब्रिटेन कहलाता है, याद रखिएगा। जो मेन वेल्स और स्कॉटलैंड, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटेन। और इनके साथ जितने इनके कॉलोनी वॉलोनी मिला के जो इसका विस्तार है, उस सबको एक साथ ज्वाइंट करके, अभी जैसे बारबाडोस, कैरेबियन आइलैंड में बारबाडोस को रिपब्लिक बनाया इन्होंने। पहले बारबाडोस इनकी कॉलोनी थी। ऐसी कॉलोनी बहुत है, जैसे फॉकलैंड इनकी कॉलोनी है, चोगोस इनकी कॉलोनी है। तो चोगोस हो गया, फॉकलैंड हो गया, फॉकलैंड साउथ अमेरिका में है, चोगोस इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन में है, चोगोस हो गया। और उधर कैरिबियन सी में था बारबाडोस, और भी कई सारे। तो सब यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। और कोई मन में क्वेश्चन है? अच्छा, जापान का बड़ा और छोटा आइलैंड पूछ रहे हैं किशन जी। जापान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है जापान में, चलिए ठीक है, अभी आप घबराइए नहीं जिया जी। ये मैंने सिर्फ अभी आपको कंट्री बताया। कंट्री के बाद कल कल की क्लास में हम फिजिकल बताएंगे। कल संडे है, कल हम ऑफ रखेंगे। मंडे की क्लास में हम आपको फिजिकल बताएंगे, उसमें एक बार फिर आपका रिवाइज हो जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया के जो आइलैंड्स, मेन मेन आइलैंड्स हैं, उन सारे आइलैंड्स को हम आपको बता देंगे। और बीपीएससी केवल साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड पे क्वेश्चन नहीं बनाती, ओशिनिया के आइलैंड पे बनाती है। यूपीएससी हो या बीपीएससी, ओशिनिया में 3 आइलैंड ग्रुप है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। वहां पे कई इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं, जैसे मार्शल द्वीप, फिजी। फिजी सुना होगा, मार्शल द्वीप सुना होगा, मार्शल द्वीप है, फिजी है। और भी छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे जिसस, एक एक स्पेशली जिसस द्वीप है। कई सारे द्वीप हैं छोटे छोटे। तो उन सारे द्वीपों को ओशिनिया में पढ़ेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे। और साथ में हम वो जो मनीला बता रहे हैं, या बाली बता रहे हैं, इंडोनेशिया बता रहे हैं, जावा बता रहे हैं, ब्रोनी बता रहे हैं, ये सब के सब द्वीप ही हैं, साउथ ईस्ट एशिया के द्वीप हैं। देश तो इंडोनेशिया है। सुमात्रा, जावा, ये ब्रोनी और वो जो बाली, ये सब इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ठीक है, तो द्वीपों पे हम फोकस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है उस पर हम जरूर काम करेंगे। अब हम आपसे बस एक उम्मीद चाहते हैं कि आप एशिया को असेंबल कर पाते हो कि नहीं। असेंबल कर पाना सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्ट बाय पार्ट तो आपने बना लिया, एक बार एशिया को असेंबल कर पाते हो कि नहीं ये देख लो। अब साउथ, ये एक बार घर पे भी आप ट्राई करना। हम तो असेंबल कर ही लेंगे, आप असेंबल कर पाते हो कि नहीं इसका आप कोशिश करना। और आपके पास जो उपलब्ध साधन है उसकी मदद से करना कोशिश। 2 मिनट लगेगा। एक बार यदि असेंबल करने सीख गए सारे कंट्री को, किसको किससे असेंबल करना है ये बता दूं। हम सारा एशिया जो है, यानी साउथ ईस्ट एशिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सबको असेंबल करना है। असेंबल करके उसके जो कंट्री, जितने कंट्री आपके नोन हो गए, मतलब जिन कंट्रियों को आप सीख गए कि ये सारी कंट्री है, वो कंट्री जो है, उन कंट्रियों को आप लोकेट कर सको, तो हम वो मानेंगे कि आप बहुत बेहतर तरीके से एशिया सीख गए। ठीक है। अगला पॉइंट है, हम सबको अब इतना प्रैक्टिस करवा चुके हैं कि हमको लगता है ऐसा कि आपने सीख लिया होगा और आप बेहतर बना लोगे। अब हमको विश्वास है, इतना सा इतना मेहनत करने के बाद आप बना लोगे। अब कहाँ पे कौन सा कंट्री है इसको लोकेट करना है। आज जो आपने पढ़ा वो इस वाले रीजन में पढ़ा कि ये कजाकिस्तान वाला पार्ट था। ठीक है, कजाकिस्तान कुछ ज्यादा बड़ा पार्ट था। तो कजाकिस्तान वाला पार्ट था ये पूरा का पूरा, ये कजाकिस्तान का पार्ट था। ये तुर्कमेनिस्तान का पार्ट था। ये उज्बेकिस्तान का पार्ट था। ये किर्गिजिस्तान का पार्ट था। और ये पूरा रीजन मंगोलिया का पार्ट था। और फिर ये चीन का पार्ट था। ठीक है। और इस तरफ यदि हम आए तो ये जो रीजन था अजरबैजान का पार्ट था, और ये ईरान का पार्ट था। ठीक है, यहां से लेके ये पूरा का पूरा ईरान का पार्ट था। यहाँ पे ये अफगानिस्तान का पार्ट था। और ये पूरा का रीजन जो था ये पाकिस्तान का पार्ट था। ठीक है, पाकिस्तान कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है जो ईरान के सामने।
तो हम थोड़ा इसका ख्याल रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है ये उतना। तो ये हो गया अफगानिस्तान का पार्ट था, और ये हो गया इंडिया को यदि हम इसमें दिखा लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये हो गया, इंडिया दिखा लिया मैंने। तो अब हम आराम से अफगानिस्तान को इंडिया में थोड़ा टच करता हुआ दिखा ले। ईरान पता नहीं कितना दूर आएगा, ईरान इतना दूर आ गया। ठीक है, और ईरान बना लिया मैंने एकदम। एक एक हम बस चाहते हैं कि आपको एक आइडिया मिले, ठीक है, कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं पूरा का पूरा डिजाइन डायग्राम। ये ऊपर तो तजाकिस्तान ही है इतना बड़ा। ठीक है, अब जो है इन देशों को देख लेते हैं। ये ऊपर रूस हो गया, ठीक है, ये कजाकिस्तान हो गया, ये उज्बेकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये तजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान। ठीक है, एक्यूरेट की ज्यादा, ये किर्गिजिस्तान हो गया, किर्गिजिस्तान हो गया, ये सॉरी थोड़ा सा यहाँ एक ये मंगोलिया था। ठीक है, मंगोलिया, तो इसके ऊपर हो जाएगा किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान के ठीक ऊपर हो गया किर्गिजिस्तान। और इस तरफ ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान। तो ये मेन सेंट्रल एशिया मैंने आज पढ़ा, और बाकी ये पूरा का पूरा रीजन जो था ये हम पढ़ चुके हैं। ईरान से लेके ये वाला रीजन इंडिया देख चुके हैं। ये वो पोजीशन जो है इसका, ये चाइना का पूरा पार्ट है। ये रीजन जो होगा नेपाल हो जाएगा। ये पहले कभी तिब्बत हुआ करता था, और तिब्बत के साथ साथ ये जो रीजन है यहाँ पे मेरा सियाचिन वाला पार्ट है अपना, ये जिंगजियांग वाला पार्ट है। तो ये भूटान हो गया, भूटान। यहां से ये रीजन इधर कट जाता है, ये रीजन ये कट जाता है, ये चीन वाला ही पार्ट है। ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वाला पार्ट है, ये थाईलैंड वाला पार्ट है, और ये म्यांमार वाला पार्ट है, ये म्यांमार, और ये बांग्लादेश वाला पार्ट है। ठीक है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है पूरा, बांग्लादेश का। और ये हो गया नीचे, ये पूरा मलेशिया, थाईलैंड, ये थाई हो गया, ये मलेशिया हो गया। तो लोकेशन यदि सारी कंट्री का एशिया पे दिखा ले एक बार तो बहुत काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये पॉलिटिकल है, और मेरा अच्छा दीपेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, बोलिए बोलिए। सर जैसे यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर जो कैस्पियन सागर हम लोग को मिलता है, तो काफी मतलब एक फेमस ये है, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने के लिए कैस्पियन सागर है। वैसे ही अफ्रीका और एशिया को सर कनेक्ट करने के लिए कौन सा फेमस प्लेस है? अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करने वाला प्लेस जो है जमीन वाला देखें तो वो हो जाएगा सिनाई पेनिनसुला, सुएज। जहां सुएज है, सिनाई पेनिनसुला, वो लैंड रूट है जिससे एशिया अफ्रीका कनेक्टेड होता है। और यदि हम वाटर रूट देखें तो जो अरब सागर और लाल सागर है, अरब सागर और लाल सागर, यही एशिया और अफ्रीका के बीच में है। अफ्रीका जाने के लिए हमें अरब सागर क्रॉस करना होगा, या फिर लाल सागर क्रॉस करना होगा, या हिंद महासागर क्रॉस करना होगा। तो ये वाटर बॉडीज और लैंड बॉडीज देख सकते हैं। ऐसा कोई ये वो नहीं है जो कैस्पियन सागर जैसा नहीं है, बस वही मेन पेनिनसुला है। वही कौन सा पेनिनसुला कहते हैं उसको, सिनाई पेनिनसुला, जिसके ऊपर वो खाड़ी बना, वो बना हुआ है, सुएज नहर बना हुआ है सिनाई पेनिनसुला के ऊपर। और कोई मन में क्वेश्चन किसी के? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कल मिलते हैं। कल की क्लास नहीं, कल नहीं मिल पाएंगे। कल हम पीटी के लिए हम कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्लास, तो हम आप सबको इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप में भी डाल देंगे। कल पीटी बेस्ड क्लास है। कल हम एक दिन मेन को ऑफ रख रहे हैं। परसों से जो हमारी क्लास है मेन फोकस, बस परसों 2 दिन और क्लास लेंगे, जो ओशिनिया वाला सेक्शन है और एशिया का फिजिकल है। ये बताने के बाद हम अंटार्कटिका उतना डिटेल नहीं करेंगे, बस फोकस कर देंगे उससे क्वेश्चन क्या आ सकता है पीटी में। तो 2 दिन यानी मंगलवार तक आपका ये मैपिंग चलेगा, बुधवार से आपका सिलेबस चलेगा यानी कोर ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमी वाला पार्ट हम कल करेंगे, देखते हैं। इकोनॉमी पे बहुत अच्छे तरीके से हमने मटेरियल बनाया है, कल करा देंगे। ठीक है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और किसी का कोई सलाह सजेशन हो तो कॉल करिएगा या मैसेज करिएगा, हम बात करेंगे आपसे।